हम लोग इंपॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स में होते हैं। ओके, तो पहले कॉमन स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, और उसका फंक्शन को एक बार एक ऐसे देख लेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर स्ट्रक्चर को डिटेल में, स्ट्रक्चर पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, और फंक्शन पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बनता है स्पेशल यू कैन सी लिपोप्रोटीन का डबल लेयर। तो लिपोप्रोटीन का बाई लेयर कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो सेल विल डैमेज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इट कैन बी कंपेयर्ड विद स्किन। वो स्किन जो आउटर स्किन होता है हमारे बॉडी का, उससे आप इससे कंपेयर कर सकते हो। तो सेल का अपना स्किन, तो इससे देखो सेल को शेप और शेप एंड मैक्सिमम साइज जो है, मैक्सिमम साइज क्या रहेगा सेल का, और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, फिर कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय वेरियस सीक्वेंसिंग मैकेनिज्म। वो आपका यू कैन सी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो सकता है। ओके, तो डिफ्यूजन में भी टाइप्स होते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। तो यही रेगुलेट करता है सेल की परमिएबिलिटी, ये सेल किसको अंदर लेगा किसको नहीं लेगा, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, वेस्ट को निकालना, और सिक्रीशन। क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं, अगर उसको सेल के बाहर जाना है तो उसके लिए आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं, उनमें गेट्स होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा मेम्ब्रेन सिस्टम? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सेल के अंदर जितने भी कवर्स हैं, उन सब कवर का ओरिजिन कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। एंडो मेम्ब्रेन इंटरनल सिस्टम, जिससे एक पार्टीशन कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और उसी से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। ये ऐसे मैंने लास्ट में बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इसी में से अगर एक फोल्ड हो गया ऐसा, तो ये फोल्ड सेपरेट हो गया तो अल्टीमेटली कंपार्टमेंट बन जाएगा, और इसी कंपार्टमेंट में अल्टीमेटली नेचुरली वो किस लिए बनाया गया है, ओके, तो उसके हिसाब से उसका फिर फंक्शन डिसाइड होता है। It acts as a receptor for chemical stimuli, हार्मोन। तो जो भी सिग्नल के हर सेल को कंट्रोल करने के लिए, ओके, या तो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, एनिमल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत है, प्लांट्स में हार्मोन की जरूरत होती है। तो वो हार्मोन, कोई भी हार्मोन, जैसे ये हार्मोन है, तो ये अगर सपोज ये हार्मोन है और इसको सेल को क्या करना है, सिग्नल भेजना है, तो उसके लिए सेल के सरफेस पे एक अटैचमेंट पॉइंट होता है, फिक्स्ड अटैचमेंट पॉइंट। तो इधर ही जाके वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ओके, इट हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस, मतलब सब्सटेंसेस को अंदर लेने की क्षमता, और एक्सोसाइटोसिस मतलब सब्सटेंसेस को बाहर रिलीज करने की क्षमता। यानी कि सेल खाता पीता है, तो उसके लिए सेल, जैसे अभी सेल के बाहर अगर कोई मटेरियल आ गया, तो ये मटेरियल अल्टीमेटली सेल क्या करेगा, अलग अलग तरीके से अपने अंदर ले लेता है। एग्जाम्पल है अमीबा। ओके, वो खाता भी है, पीता भी, वेस्ट भी है, और इसी से सेल मेम्ब्रेन से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्यूडोपोडिया, इवन उसी के नीचे सीलिया का कंपोजिशन, उसी के नीचे आपका फ्लैजेला का जो ओरिजिन होता है, जो बेस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होता है। यानी कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर भी सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि आप देखोगे सेल, ये आपका सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। दोनों के बीच में जो भी स्पेस है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के, जिससे सेल जो है अभी वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में तैयार हो जाता है। और उसका कारण है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत पेशीय जालिका। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, एक नेटवर्क बनता है जो प्लेट टाइप का हो सकता है, ट्यूब टाइप का हो सकता है। ओके, तो हर प्लेट को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है उसको कहते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने कहते हैं। ओके, इसको सिस्टर्न कहते हैं, सिस्टर्ने। तो ये फॉर्म करता है इंट्रा मतलब विद इन सेल का सपोर्टिव फ्रेमवर्क, यानी कि स्केलेटन का, यू कैन सी बेसिक स्केलेटन का, यू कैन सी बहुत काम करता है ये। और इसी की वजह से यूकैरियोटिक सेल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली फाइनली देखो क्या है, अभी जो है सेल के कुछ ऑर्गेनल्स पे बनते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ओके, तो उसमें दो टाइप है, रफ वाला और आपका स्मूथ वाला। तो रफ एंड स्मूथ, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जनरली ईआर जो है
वो भी कहते हैं शॉर्ट में। तो रफ वाला वो होता है जिसके सरफेस पे राइबोसोम होता है, रफ के पास आपका राइबोसोम होता है, जो लास्ट टाइम बताया था। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन बनाने के साथ साथ वो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाल देता है और फिर उसको ठिकाने लगाता है, मतलब कहाँ पे उसको जाना है। वो गोल्गी बॉडी के पास पहुंचा जा सकता है या कोई सेल के दूसरे रीजन में पहुंचा जाता है थ्रू, यानी कि गलियां बनती है, जो आपका एंडोमेट्रियम सिस्टम बनता है, ओके, वो गलियां गलियां जैसी बन जाती है सेल के अंदर, ताकि सब्सटेंस को रैपिडली उसके टारगेट तक पहुंचा जाए। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉइड, ओके, मतलब आपका बेसिकली फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होता है, ओके। मतलब प्लांट्स की बात करेंगे तो पॉलीसैचराइड तैयार होता है, यानी कि बेसिक जो बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी कंपेयर्ड लाइक ए फार्मर, जो अनाज तैयार कर रहा है, वेजिटेबल्स तैयार कर रहा है, फ्रूट्स तैयार कर रहा है, खाने पीने की बेसिक चीजें तैयार कर रहा है, और इन्हीं चीजों को फिर अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में बनाने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी, जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेटरी यू कैन सी ऑर्गेनल होता है, क्योंकि सेल का जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो गोल्गी बॉडी के अंदर ही बनता है, या तो फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो उसको रिलीज कर देते हैं। तो बेसिकली गोल्गी बॉडी के अंदर सेल के सारे एंजाइम, सेल के देखो सारे रिएक्शंस के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, और सिग्नलिंग के लिए क्या हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, ये सब आपका गोल्गी बॉडी में बनता है। जैसे एग्जांपल है, स्पर्म के टिप पे नेचुरली एक्रोसोम होता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अंडे के सरफेस को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। फिर अभी क्या है कि ये देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको मॉडिफाई करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, फिर सेल वॉल के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसका कॉम्पोजिशन, मतलब कि सेलुलोज वगैरह, ये सब क्या है? गोल्गी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, ओके। और जितने भी आपके क्या है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, तो दो अलग अलग केमिकल्स को जोड़ के जब एक नया केमिकल बनता है, जैसे फैट लिपिड, फैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड्स वगैरह, वो सब गोल्गी बॉडी के अंदर ही तैयार होता है। इवन देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो कंपोनेंट है लिपोप्रोटीन, ये भी गोल्गी बॉडी के अंदर बनता है, और उसको फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या शिफ्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड व्हाट? पावर हाउस, ओके। तो उसको पावर हाउस सेल कहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, किसके लिए? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जिन्हें कैटाबॉलिक एंजाइम्स भी कहते हैं। ध्यान देना, कैटाबॉलिक एंजाइम्स, ये पूरा चैप्टर में पढ़ना है। और इन्हीं कैटाबॉलिक वैकेंसी एंजाइम्स की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसको सेल फिर मॉडिफाई करके दूसरी चीज बनाते हैं। और यहाँ पे बनता है फिर सेल का बैटरी। तो सेल का जो बैटरी है, देखो सेल मैंने बोला पावर हाउस, मतलब ये जनरेटर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जनरेटर, और ये क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है आपका एटीपी। और एटीपी को क्या कहते हैं? उसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी, उसको एनर्जी का करेंसी भी कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग फाइनेंस बैंक में कितना भी पैसा है, लेकिन अगर उस बैंक आपको पैसा नहीं, करेंसी नहीं देगा, तो आप वो कुछ भी एक ऐसे काम नहीं कर सकते, ओके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको डिटेल में हम लोग एक ऐसी चैप्टर, एक चैप्टर है आपका आपका रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ने वाला है। तो फिर राइबोकॉन, राइबोसोम, ये जब फर्स्ट डिस्कवर हुए थे तो इनका नाम राइबोसोम नहीं रखा था, इनको माइक्रोसोम्स नाम दिया था। तो ये माइक्रोसोम जो है इट इज विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड थे। राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। फिर सेंट्रल जो लिखा है ये भी इट इज नो मेम्ब्रेन, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ओके। तो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और उसका काम क्या है कि न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन आने वाला है, जिसको कहते हैं एमआरएनए। और इस एमआरएनए में होता है इंफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन होता है। देखो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड, और हर प्रोटीन में अमीनो एसिड फिक्स टाइप के होते हैं और उनका सीक्वेंस भी फिक्स होता है, और ये सीक्वेंस जो होता है वो एमआरएनए में रहता है। तो एमआरएनए हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो नेक्स्ट ईयर आपको डिटेल में पढ़ना है मॉलिक्यूलर वैकेंसी इनहेरिट बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि भाई प्रोटीन बनता कैसे है। जैसे किसी भी शब्द को बनाने के लिए आपको लेटर्स का जानकारी चाहिए, तो अगर आपको लेटर्स का जानकारी नहीं है तो नेचुरली आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। तो उसी तरह किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड है,
और कितने कितने अमीनो एसिड है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका स्पेलिंग, स्पेलिंग मतलब सीक्वेंस। ओके, क्योंकि हमें ये मालूम है, पढ़ा है ना कि भाई प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो है यूनिवर्सल है, कोई भी प्रोटीन जो है प्रोटीन वो बेसिकली बनता है आपका 20 अमीनो एसिड से। इन्हें 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से दुनिया का हर टाइप का प्रोटीन बनाया जा सकता है। लेकिन फिर एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स, जैसे मैंने देखो उस वर्ड लिखा है फॉर्मेशन, इसमें पहले एफ लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर एम, फिर ए, फिर टी, आई, फिर आई, फिर ओ और एन, यानी कि ओ दो चाहिए, एक फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे और एक एट्थ पोजीशन पे चाहिए। अगर मैं इसमें किसी भी लेटर को उल्टा पुल्टा लिख दूं तो तब वो वर्ड या तो गलत हो जाएगा या कोई नया ही गलत वैकेंसी, मतलब या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या तो इट विल बी टोटली डिफरेंट लेटर, कोई दूसरा भी होगा। जैसे फॉर्मेशन में से मैं ए टी आई ओ निकाल दूं तो एक नया वर्ड बन जाएगा फॉर्म, लेकिन मुझे फॉर्मेशन बनाना है ना। तो इसी सेंट्रल से, सॉरी अभी सेंट्रल की बात है, तो इसका मतलब है इसी राइबोसोम के द्वारा अल्टीमेटली सेल अपने बेसिक, तो बोल सकते हैं कि प्रोटीन बनना मतलब दाल बनना। अभी उस दाल से फाइनली सेल क्या बनाता है वो बात की बात है। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रोल। तो सेंट्रोल वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है इन मेकिंग सीलिया एंड फ्लैजेला, क्योंकि उसी में सेंट्रोल से ही बनते हैं आपके व्हाट, स्पिंडल एपरेटस, और ये सेल डिवीजन के लिए जरूरी होता है। साथ में बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी किसका होता है, सीलिया और आपका फ्लैजेला का जो बेस होता है, और इसी बेसल बॉडी के फंक्शन की वजह से सीलिया और फ्लैजेला मूव करते हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स, तो ये भी आपके सेंट्रोल से ही तैयार होता है। माइक्रोफिलामेंट मैंने आप लोग लास्ट में बताया, सबसे कॉमन वैकेंसी जो सेल के अंदर जाल रहता है वो एक्टिन का जाल होता है, जिसे पूरे सेल में मकड़ी जैसा एक नेटवर्क बना दिया जाता है, जो सेल को बोल सकते हैं आधार भी देता है इंटरनल, और हर पार्ट को पोजीशन में रखता है। फिर न्यूक्लियस, इसको डिटेल में देखने वाले हैं। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट स्टोर्स all genetic information, ओके। वही इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, खाली न्यूक्लियस नहीं, इवन आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका क्लोरोप्लास्ट, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे है सेल के, दे ऑल्सो कंटेन डीएनए, ओन डीएनए, उनका खुद का अपना डीएनए होता है। और ये डीएनए इसके लिए चाहिए क्योंकि दोनों लिविंग वर्ल्ड का फंडामेंटल फंक्शन कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में फूड बन रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में फूड को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा खाली प्लांट सेल में। ओके, तो उनका खुद का डीएनए होता है, मतलब उनको जो एंजाइम्स चाहिए उसका इंफॉर्मेशन उनके पास खुद का होता है। तो देखो, तो अदरवाइज बाकी के जितने भी फंक्शंस है वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में ही सेल के फिर बाकी के सारे इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ये सेल के सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर सेल डिवीजन कब करना है और सेल रिप्रोडक्शन जो है, मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर सेल में होती है वो भी न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। ओके, तो ऑल सेलुलर एक्टिविटीज मतलब आपका मेटाबॉलिज्म तो ये करता है बाय यू कैन सी कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली न्यूक्लियस कंट्रोल्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोटीन जब बनता है तो वो सेल का या तो स्ट्रक्चर बनता है, नहीं तो सेल के अलग अलग रिएक्शंस के एंजाइम्स या हार्मोन्स को क्रिएट करता है। तो अगर ये सेल ठीक से काम कर रहा है मतलब उसमें प्रॉपर एंजाइम्स, प्रॉपर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फिर वी हैव गॉट वैक्यूल, इसमें सेल जूस होता है, सैप होता है, वो सेल की टर्जिडिटी को, टाइटनेस को कंट्रोल करता है। और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सेल में जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इस वैक्यूल के जरिए ही कम ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन फ़र्क है कि वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट में लार्ज साइज होता है, इसके लिए प्लांट जो है अपने सेल को ज़्यादा अच्छी तरह अपने शेप को मेंटेन कर पाता है, और एनिमल में इट इज़ व्हाट, स्मॉल। तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेस्ट वगैरह जो है, क्रिस्टल्स वगैरह स्टोर किया जाता है। तो प्लांट में एक्चुअली वैक्यूल का फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट, एनिमल। ओके, चलिए फिर यू गॉट माइक्रो बॉडीज।
मतलब दे आर टाइनी, यू कैन सी व्हाट, स्मॉल, वेरी स्मॉल membrane bound you can see what organelles होते हैं. ओके, तो वी गॉट पेरिऑक्सीसोम जिसमें पेरिऑक्सीडोज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाने की एबिलिटी होती है, और इसी H2O2 से सेल को फिर इमरजेंसी में ऑक्सीजन मिल जाता है. फिर ग्लाइकोऑक्सीसोम जिसमें एंजाइम्स होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और जनरली तो यहाँ पे इसमें डालते हैं, जनरली वो प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. फिर साइटोस्केलेटन वो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, कीप द सेल पार्ट्स इन पोजीशन और हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. जैसे ये आपका ये पूरा सेल है, ओके, उसमें अल्टीमेटली अंदर की तरफ ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ओके, तो अलग अलग पैटर्न से क्या होता है, जैसे झालर जैसा एक्चुअली तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ ए यू कैन सी फिलामेंट. तो साइटोस्केलेटन में दो कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब लाइक एंड माइक्रोवाट फिलामेंट्स. और ये माइक्रोफिलामेंट है स्पेशल प्रोटीन से बनता है, दोनों स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं जिसको कहते हैं एक्टिन मोनोमर्स से बनते हैं. और ये एक्टिन मोनोमर दो तरीके से अरेंज हो गए, या तो फिलामेंट बन जाएगा. तो फिलामेंट कैसे बनता है कि भाई एक चेन जैसा बन गया लाइक दिस, फिर दो चेन ऐसे मिलके एक क्या बनता है आपका धागा जैसे, मतलब ट्विस्टेड रोप जैसा बनता है. और ट्यूब्यूल में क्या होता है कि ये सारे कंपोनेंट जो है वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. अब इसी में से देखो सेल के अंदर यू कैन सी एक जाल जैसा बनता है, नेटवर्क जैसा. तो वो अलग अलग तरीके से, अभी ये दिखता नहीं है, तो नॉर्मल सेल में आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइबर दिखेगा ही नहीं. और जो ये कंपार्टमेंट है इसी में यहाँ पे कोई ऑर्गेनल है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनल है, तो वो ऑर्गेनल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा. अंडरस्टूड? ऐसा. तो इस तरह एक जाल जैसा बनता है. ओके, एक नेटवर्क बनता है जो अलग अलग फंक्शन करता है. ओके, तो उसमें जैसे किसी पार्ट को अगर सपोज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेसिकल्स हो गए, तो कोई वेसिकल इधर है और उसको यहाँ पे जाना है, तो एक थ्रेड जैसा बन जाएगा और वो उसके साथ चिपक के फिर आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मूव करके यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं. फिर होता है क्या कि सेल के अगर कुछ सेल डिवीजन करना है तो ये सारे के सारे नेटवर्क सब जाली को मतलब क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सेल के अंदर फिर जगह बन जाती है ताकि सेल फिर डिवाइड हो. ओके, अंडरस्टूड? तो दैट्स व्हाई एक एनिमल अगर कितना भी उछल कूद करे, जंप करे, तो उस चोट लगती है. सेल के एक ऐसी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट करता है, तो सेल के अंदर के कंपोनेंट जो है उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सब अपनी पोजीशन में रहते हैं. जस्ट लाइक पैकिंग करना. ओके, अंडरस्टूड? जैसे एरोप्लेन के अंदर भी ना, एक्चुअली जो भी एरोप्लेन है कार्गो होता है, उसमें जो भी एक ऐसी आप देखोगे कि आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार, बाइक्स वगैरह, तो उसको देखो चेन से बांध के रखा जाता है ताकि अगर झटका वटका लगे तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, वो सारे पार्ट्स क्या होंगे, गिर जाए. चलिए अभी हम देखते हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स में अभी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं इन प्लांट सेल. तो प्लांट सेल की अगर बात करेंगे इन प्लांट सेल्स, तो यू गॉट प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स मतलब फ्लेक्सिबल बैग. प्लास्टिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बैग. ओके, जो अपने शेप को चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल बैग्स जिसमें पिगमेंट्स, कलर मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट हो गया आपका कलर मॉलिक्यूल्स, या फूड फिल्ड बैग्स रहते हैं. ओके, तो कौन सा फूड? प्राइमरी फूड, जो प्राइमरी बेसिक फूड होता है वो. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरो मतलब ग्रीन और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड मतलब बैग. तो यही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के सारे एंजाइम्स तैयार होते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है. ओके, यानी कि टेंशन ही नहीं है. न्यूक्लियस खाली ये काम करता है कि क्लोरोप्लास्ट को सिग्नल देता है कि भाई तो स्टार्ट हो जा, अपना काम करना स्टार्ट कर. लेकिन उस काम को करने के लिए जो रिएक्शंस करने हैं उसके लिए एंजाइम जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट खुद बनाता है. तो उसी में ग्लूकोज बनता है, उसी में ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं, एक आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, है ना? आपको याद होगा बच्चों.
तो ये पूरे रिएक्शंस के दोनों स्टेप्स जो है क्लोरोप्लास्ट में दो अलग अलग जगह पे होता है। ओके, तो लाइट रिएक्शन होता है आपका व्हाट, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होता है आपका उसके स्ट्रोमा में। ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्लांट का वो पार्ट जिसमें बहुत सारे दूसरे कलर्स है अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन, तो उसमें होता है क्रोमो पार्ट। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। देखो आपका एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, तो कलर है ना, कलर, तो उसमें कलर पिगमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो यही यू कैन सी कितना है, कितना ज़्यादा रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स है, उसके हिसाब से फिर प्लांट का वो पार्ट कलरफुल दिखेगा। फिर यू गॉट ल्यूको। ल्यूको इसके लिए क्योंकि जनरली वो वाइट, दे अपीयर वाइट, दे अपीयर वाइट, क्योंकि उसमें बेसिकली तीन फंडामेंटल फूड, या तो यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, लिपिड, नहीं तो प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। तो प्रोटीन को स्टोर करने वाले प्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा यू कैन सी लाइट येलो दिखता है, लाइट येलोइश दिख सकता है। ओके, फिर एटियोप्लास्ट जिसमें लिपिड को करते हैं, और एमाइलो, एमाइलो का मतलब ही होता है स्टार्च। अमाई स्टार्च का जो साइंटिफिक नेम है वो है अमाइलोज। एमाइलोज इज द टेक्निकल टर्म फॉर स्टार्च। ओके, देन फिर प्लांट सेल में एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए प्लाज्मोदेशमाता की जरूरत पड़ती है। तो इसी से मटेरियल एक प्लांट सेल से दूसरे सेल, जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट है सेल है, लेकिन तो आपको मालूम है प्लांट सेल में दोनों सेल के बीच में आपका रिजिड क्या होता है, सेल वॉल होता है। और वो सेल वॉल दोनों प्लांट सेल का कॉमन लेयर बनता है। इसके भी तीन लेयर्स होते हैं, मिडल है ना, आउटर, मिडल एंड यू कैन सी व्हाट आपका इनर है ना। और फिर अभी कम्युनिकेशन करने के लिए देयर इज थिन एरिया। थिन एरिया होता है जहाँ पे आपका स्ट्रैंड्स होते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फिर सेल वॉल, आपको मालूम है सबसे स्पेशल फीचर जो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन होता है वो। और इसे नॉन लिविंग या डेड माना जाता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपका सेल मेम्ब्रेन जो था वो सेमी परमिएबल था, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल, यानी कि हर मॉलिक्यूल को वो पास करेगा। इसी से सेल, प्लांट सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी मेंटेन होता है। इसी से फिक्स शेप मिलता है सेल को, और वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करता है। ओके, तो सेल वॉल वजह से अल्टीमेटली सेल जो है इट प्रिवेंट्स, अभी देखो इसमें इधर भी सकते हैं, इट प्रिवेंट्स यू कैन सी बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जनरली बर्स्ट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें सेल वॉल, इसके लिए अगर प्लांट सेल को डिस्ट्रॉय करना है तो आपको उसके सेल वॉल को पहले डिस्ट्रॉय करना है, तब जाके वो एकदम फिर एनिमल सेल जैसा हो जाएगा। ओके, चलिए अभी एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें होता है लाइसोसोम, जो होता है आपका वर्ड डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग तब कहते हैं जब वो पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम छोड़ता है, या सेल के किसी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम छोड़ता है। अदरवाइज वो बेसिकली डाइजेशन का काम करता है, क्योंकि एनिमल सेल में अगर कोई फूड आ गया तो उसको डाइजेस्ट करने का काम एंजाइम की जरूरत होता है। तो ये सारे एंजाइम डेंजरस है। ये तो अल्टीमेट देखो स्टमक के अंदर देखो आपका एसिड है, और गलती से अगर स्टमक डैमेज हो गया, वो फटा, तो सारा एंजाइम आपके बॉडी में फैल जाएगा, ब्लड में हो सकता है चल जाए, और पर्सन कैन डाई इंस्टेंटली। तो इसीलिए स्टमक को अपने आप को नेचुरली सबसे पहले खुद एंजाइम से, एसिड से बचाना है। तो इसके लिए वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको डाइजेस्ट कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए जो बैग है वो क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेल खुद ही क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो है जनरली बनता क्या है, लाइसोसोम। कहाँ पे बनता है, तो लाइसोसोम इज द प्रोडक्ट, एक्चुअली इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी से जनरली लाइसोसाइम बनते हैं। प्लांट सेल में भी बनते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड, और तब जब किसी कंपोनेंट को उसको डाइजेस्ट करना है तब वो बनता है, और कार्निवोरस में होता है। एनिमल सेल में तो लाइसोसोम 100% जरूरी। फिर अगर कुछ लाइसोसोम टाइप्स है लाइसोसोम के, तो उसमें जो लाइसोसोम क्या है खुद के ही सेल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, तो वो सेल के अनवांटेड और डेड सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है और रिसाइकलिंग में काम करता है, रिसाइकलिंग हो जाती है। तो कोई भी चीज़ देखो सेल, तो डिसिप्लिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के सारे कंपोनेंट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट जो है
अपना काम ईमानदारी से करता है। फिर डेस्मोसोम्स जो हेल्प करता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, ओके, और वो कम्युनिकेशन का भी काम करता है, ओके। फिर सेंट्रोसोम जिससे स्पिंडल एपरेटस, आपका सिलिया एंड फ्लैजेला तैयार होता है जो एनिमल सेल में होता है, ओके। एपरेटस, इट इज एपरेटस, apparatus हो गया, ओके। तो these structures are found only in what animal cell, और सेंट्रोसोम जनरली नियर कहाँ होता है, इट इज नियर आपका न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के पास होगा, ओके ओके। और डेस्मोसोम के अलावा मैंने बोला और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, और तीसरा एडेरेंस जंक्शन, एडेरेंस जंक्शंस होते हैं। और यही जंक्शंस जो है वो सेल को एक साथ जोड़ते भी है और साथ में कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। अभी टाइट जंक्शन इसमें से स्पेशल है कि टाइट जंक्शन डज नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ एनी इंटर कम्युनिकेशन, कोई भी इंटर कम्युनिकेशन उस चीज से तो नहीं होगा, इंटर कम्युनिकेशन नहीं होता, ओके ओके बच्चों। तो इस तरह आज हमने एक एनसीईआरटी रिकॉर्डेड सेशन में देख लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के ओवरऑल एकेंसी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और जितने भी पार्ट्स हैं उनका हम लोगों ने मेन फंक्शन देख लिया। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हर पार्ट को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी।